बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज के लेक्चर में हम डॉपलर इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। अगर सोर्स जो वेव्स को पैदा कर रहा है और ऑब्जर्वर जो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, उनके दरमियान रिलेटिव मोशन हो, दोनों एक दूसरे के लिहाज से करीब आ रहे हों या एक दूसरे से दूर जा रहे हों, तो फ्रीक्वेंसी ज़ाहिरी तौर पर चेंज हो जाती है। इस फिनोमिना को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो याद रखो, फ्रीक्वेंसी में चेंज को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, वेवलेंथ में चेंज को या रिलेटिव स्पीड ऑफ वेव में चेंज को डॉपलर इफेक्ट नहीं बोलेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी ज़ाहिरी तौर में चेंज तभी आएगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होगी। डॉपलर ने ये सबसे पहले स्टार के लिए ऑब्जर्व किया था। उसने देखा कि जो स्टार से लाइट आ रही है, अगर स्टार अर्थ के करीब आ रहा हो या दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। तो फिर बाद में पता चला कि ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये एप्लीकेबल है सब वेव्स पे, बेशक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों या वो मैकेनिकल वेव्स हों, तो ये साउंड वेव्स पर भी वैसे ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगर ऑब्जर्वर और सोर्स में रिलेटिव मोशन हो तो साउंड की फ्रीक्वेंसी में भी अपेरेंट चेंज आ जाएगा। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आ रहा हो या ऑब्जर्वर सोर्स के करीब आ रहा हो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, तो पिच ज्यादा हो जाएगी, तो आवाज श्रील हो जाएगी। और अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हों तो फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और पिच भी कम हो जाएगी और आवाज ग्रेव हो जाएगी। अब फर्ज करो ये हमारा सोर्स है और ये वो वेव्स पैदा कर रहा है। हर दो वेव फ्रंट में जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, और ये जो वेव है ये जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही है वो है v। और फर्ज करो ये ऑब्जर्वर है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, अभी सोर्स भी रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी v/लैम्डा। इसको हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट में है तो ऑब्जर्वर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को सुनेगा। अब हम तीन केसेस यहां पर बनाएंगे। पहले केस में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी में चेंज कब आएगा, दूसरे में हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड में चेंज कब आएगा, और तीसरे केस में हम देखेंगे वेवलेंथ में चेंज कब आएगा। और फिर हम डॉपलर इफेक्ट में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी में चेंज देखते हैं। तो यहां पर आप याद रखो, फ्रीक्वेंसी में चेंज तभी आता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर में जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, या दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दोनों में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तो जब भी आपने चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा या नहीं आएगा, तो आप ये देखो कि क्या सोर्स और ऑब्जर्वर में डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बात याद रखें कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिस्टेंस में चेंज आने की वजह से डॉपलर इफेक्ट पैदा होगा। फर्ज करो एक सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कांस्टेंट है। हालांकि ये सैटेलाइट मोशन में है, लेकिन उसका अर्थ से डिस्टेंस कांस्टेंट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हों इस तरफ, या दोनों सेम वेलोसिटी से इस तरफ जा रहे हों, तब भी दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब भी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों में डिस्टेंस कम बढ़ रहा हो तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यानी अगर ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा है या सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, तो दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो आवाज की पिच भी कम हो जाएगी और आवाज ग्रेव हो जाएगी। इसी तरह अगर सोर्स और ऑब्जर्वर में डिस्टेंस कम हो रहा हो, यानी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा हो या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो, या दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हों, तो उन दोनों में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब पिच भी ज्यादा हो जाएगी और जो आवाज है वो श्रिल हो जाएगी। और अगर सोर्स और ऑब्जर्वर में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज पैदा नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी पहले वाली रहेगी और पिच भी चेंज नहीं होगी। अब हम देखते हैं रिलेटिव स्पीड कब चेंज होगी।
रिलेटिव स्पीड ऑफ वेव्स तब चेंज होगी जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। फर्ज करो ये सोर्स रेस्ट में है और ये उसकी वेव्स हैं, तो ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है और ये ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा है। अब इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस तरफ है और वेव की वेलोसिटी इस तरफ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी v प्लस यूओ, और इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि वेव की रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो गई है। इस केस में ऑब्जर्वर की मोशन इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी v माइनस यूओ, और ऑब्जर्वर को लगेगा कि वेव स्लो आ रही हैं और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई है। तो जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा होगा रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा होगा रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो आपने देखा जब ऑब्जर्वर मूव करता है तब रिलेटिव स्पीड ऑफ वेव्स चेंज हो जाती है, लेकिन दो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, यानी जो लैम्डा है वो कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा लैम्डा 0 होगा, कोई डॉपलर शिफ्ट पैदा नहीं होगी। डेल्टा लैम्डा को हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। तो यहां पर आपने नोट किया कि जब ऑब्जर्वर मूव करता है तब डॉपलर शिफ्ट पैदा नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं कि वेवलेंथ कब चेंज होगी। वेवलेंथ तब चेंज होगी जब सोर्स मूव कर रहा होगा, सोर्स इज मूविंग। फर्ज करो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये एक और ऑब्जर्वर है। फर्ज करो सोर्स इधर को जा रहा है, जब वो यहां था सोर्स, फर्ज करो उसने ये वाली वेव अमिट की थी, और जब वो सोर्स यहां आ गया उसने ये वाली वेव अमिट की। अब क्योंकि सोर्स जरा इधर शिफ्ट हो गया है तो उसका जो वेव फ्रंट है वो भी इधर को शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर से दो वेव फ्रंट में डिस्टेंस कम हो जाएगा और इधर से दो वेव फ्रंट में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। जिस ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स जा रहा है उसके लिए लैम्डा पहले वाले लैम्डा से डेल्टा लैम्डा कम हो जाएगा, और जिससे सोर्स अवे जा रहा है उसके लिए लैम्डा पहले वाले लैम्डा से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यानी इस ऑब्जर्वर के लिए लैम्डा बढ़ जाएगा और इस ऑब्जर्वर के लिए लैम्डा कम हो जाएगा। तो याद रखो अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो तो लैम्डा कम हो जाएगा, और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा हो तो लैम्डा ज्यादा हो जाएगा। जब सोर्स मूव करेगा तो लैम्डा चेंज हो जाएगा। लैम्डा में जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे डॉपलर शिफ्ट। अब जरा हम देखते हैं कि डॉपलर शिफ्ट का फार्मूला क्या है। जितना सोर्स डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही लैम्डा कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है आपने पढ़ा है वो बराबर होता है vt, तो सोर्स की स्पीड है us, और यहां से एक वेव फ्रंट आगे शिफ्ट होने में जो टाइम लगा वो t है, टाइम पीरियड। तो फिर ये बना us इंटू टी, t बराबर होता है 1/f के, तो डॉपलर शिफ्ट का फार्मूला बन गया us/f। इसमें us सोर्स की स्पीड है, तो अगर सोर्स की स्पीड 0 हो यानी सोर्स रेस्ट में हो तो फिर डेल्टा लैम्डा 0 हो जाएगा। आप देखो यहां पर जो डॉपलर शिफ्ट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ सोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोर्स की स्पीड जितनी ज्यादा होगी डॉपलर शिफ्ट भी उतना ज्यादा होगा। अगर सोर्स की स्पीड कांस्टेंट है तो जो डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है। अगर सोर्स की स्पीड बढ़ती जा रही है तो डॉपलर शिफ्ट भी बढ़ता जाएगा। और दूसरे नंबर पे आप देखो ये जो डॉपलर शिफ्ट है ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज लाइट वेव्स की निस्बतन कम है, तो साउंड वेव्स में डॉपलर शिफ्ट ज्यादा पैदा होगा, लाइट वेव्स में डॉपलर शिफ्ट कम पैदा होगा। इस फार्मूले में अगर आपको कोई दो चीजें मालूम हो तो आप इस फार्मूले से तीसरी को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें डॉपलर शिफ्ट पता चल जाए और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम सोर्स की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें सोर्स की स्पीड और फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम डॉपलर शिफ्ट को फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। डॉपलर शिफ्ट क्योंकि डेल्टा लैम्डा है तो इसका यूनिट बनेगा मीटर। अब ये जो अपीरेंट वेवलेंथ है ये एक्चुअल वेवलेंथ है और ये डॉपलर शिफ्ट है। अगर आपको डॉपलर शिफ्ट पता हो और एक्चुअल वेवलेंथ पता हो तो आप अपीरेंट निकाल सकते हैं, अपीरेंट और एक्चुअल पता हो तो आप डॉपलर शिफ्ट निकाल सकते हैं, डॉपलर शिफ्ट और अपीरेंट पता हो तो आप एक्चुअल वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और इसी तरह इस केस के अंदर भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, फॉर विच वेव्स डॉपलर शिफ्ट इज मैक्सिमम। साउंड वेव, इंफ्रासाउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव्स या सब के लिए सेम है। तो आप देखो जो डॉपलर शिफ्ट है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उनमें डॉपलर शिफ्ट सबसे ज्यादा होगा। तो इनमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रासाउंड वेव्स की, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स में डॉपलर शिफ्ट सबसे ज्यादा होगा। अब हम अपीरेंट फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को डिस्कस करते हैं।
यहां पर हम डॉपलर शिफ्ट के 8 केसेस देखेंगे और उन 8 केसेस को समझने के लिए हम यहां पर एक फार्मूला लिखेंगे जिससे 8 केसेस के फार्मूलाज डिराइव किए जा सकते हैं। अगर ऑब्जर्वर करीब आ रहा हो तो प्लस का साइन यूज करना है यहां, और अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो तो माइनस का साइन यूज करना है। अगर सोर्स करीब आ रहा हो तो माइनस, और अगर सोर्स दूर जा रहा हो तो प्लस। तो आप इसको याद रखने का ऐसे तरीका है जैसे हम डिवीजन का साइन लिखते हैं, इसके ऊपर और नीचे प्लस लिख देंगे। अगर ऑब्जर्वर करीब आ रहा हो, ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो, सोर्स करीब आ रहा हो, सोर्स दूर जा रहा हो, तो ये वाली सिंबल आएगी। ऑब्जर्वर करीब आ रहा हो, ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो, सोर्स करीब आ रहा हो या सोर्स दूर जा रहा हो, तो इस फार्मूले की मदद से हम सारे फार्मूलाज जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने ये 8 केसेस बनाए हैं। पहले केस में ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है और सोर्स रेस्ट में है। ऑब्जर्वर करीब आ रहा है तो यहां पर ऑब्जर्वर करीब आ रहा है तो ये प्लस वाला आ गया, तो एफ डैश बनेगा v प्लस यूओ ओवर v इंटू एफ। और इस केस में क्योंकि ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा है नीचे वाले से, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी एफ से ज्यादा हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो तो फिर ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो तो यहां माइनस आ जाएगा। अब फार्मूला बनेगा v माइनस यूओ ओवर v इंटू एफ। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो, सोर्स करीब आ रहा है, तो यह फार्मूला बन जाएगा v ओवर v माइनस यूएस इंटू एफ। अगर सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा हो, सोर्स अवे जा रहा है, तो यह फार्मूला बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू v ओवर v प्लस यूएस इंटू एफ। अगर ऑब्जर्वर भी करीब आ रहा है और सोर्स भी करीब आ रहा है, तब आप ये फार्मूला बना सकते हैं। ऑब्जर्वर करीब आ रहा है, यहां प्लस आ गया v प्लस यूओ, और सोर्स करीब आ रहा है तो यहां माइनस आ गया v माइनस यूएस इंटू एफ। इस केस में देखो ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो इस केस में फार्मूला बनेगा एफ डैश, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो माइनस, सोर्स दूर जा रहा है तो प्लस, तो ये बनेगा v माइनस यूओ ओवर, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, v प्लस यूएस, सोर्स दूर जा रहा है। इसी तरह इस फॉर्मूले में f डैश इज इक्वल टू, इसमें ऑब्जर्वर दूर जा रहा है लेकिन सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है। ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो माइनस, सोर्स करीब आएगा तो माइनस, तो यहां पर यह फार्मूला बनेगा v माइनस यूओ ओवर v माइनस यूएस इंटू एफ। और इस केस में आप देखो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है लेकिन सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया, ऑब्जर्वर करीब आ रहा है तो प्लस आ गया, सोर्स अवे जा रहा है तो ये भी प्लस आ गया, तो ये बन गया v प्लस यूओ ओवर v प्लस यूएस इंटू एफ। तो इस तरह आप किसी भी केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।